Good morning, sir. Good morning everyone. Good morning, sir. Good Good morning, morning, good sir. morning, good morning, good morning. ओके सो अभी तक 16 सिर्फ 16 बच्चे आए हैं। 1 मिनट और देख लेते हैं, अगर बच्चे एडअप होते हैं तो ठीक, अदरवाइज फिर हम जहां हमने कल कहानी छोड़ी है वहां से आगे स्टार्ट करेंगे। वेक्टर्स पे बात आती है, हम उसको फिर बीच में लेंगे कि वेक्टर्स का वहां पे क्या रोल आता है और कौन कौन से पार्ट्स हमें करने जरूरी है। तो ऐसा है, वेक्टर जो चैप्टर है अपने आप में काफी लेंथी है, उसमें इंडिविजुअली टाइम लगता है। हम उसमें सिलेक्टिव पोर्शन करेंगे, वो जो हमें पूरी +2 के दौरान काम आने वाला है, ठीक है। और उसके अलावा अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है स्टिल वो मैसेज कर सकता है, हम फिर उस पार्ट को अलग से ले लेंगे कभी क्लासेस के बीच में, क्योंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाएगा उसका, ठीक है। सो चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, कल जो हमने किया है, हमने किया कि अगर कूलम्स लॉ मैग्नीट्यूड बताता है तो हमें उसमें डायरेक्शन ऐड करनी है, तो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आ गई। ओके, तो अब पहली चीज आती है वेक्टर और स्केलर में फर्क क्या हो जाता है। मयूरी सर वेक्टर में डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है, स्केलर सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। गुड, ये एक कॉमन डेफिनेशन है जो हर कोई बताता है। कोई और इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा? अच्छी डेफिनेशन, सही बात है, बात सही है आपकी वैसे। कोई और ऐड अप करना चाहेगा इसमें कुछ? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ मिसिंग है। कोई नहीं, देखो हम अब तक कहते आ रहे हैं कि अगर किसी चीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो वो स्केलर, और अगर उसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आ गई तो वो बन गया वेक्टर, ठीक है। ये हमारे पास एक वायर है, इसमें करंट आ रहा है 2 एम्पियर्स, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। ये एक और वायर आ गई, इसमें भी करंट आ रहा है 2 एम्पियर, और यहां से दोनों वायर मिलके बाहर निकल रही हैं। करंट कितना होना चाहिए? देखो यहाँ करंट की डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? देखो हम आम तौर पे बोलते हैं हर वो चीज जिसके पास एक डायरेक्शन हो, इसके पास है, मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड भी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब यहाँ हमने वेक्टर के लिए करंट को उठा लिया, करंट के पास ये दोनों चीजें हैं, तो अब हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, रिजल्ट क्या आना चाहिए? तो शायद ट्रायंगल्स लॉ लगाएंगे। हाँ चलो, ट्रायंगल्स लॉ कल हमने किया था। मैं ट्रायंगल लॉ को एक बार मान के चलूं कि आपको ट्रायंगल लॉ क्लियर है? ट्रायंगल लॉ के हिसाब से अगर माने तो ये इस वे में है, ये इस वे में है, दोनों की डायरेक्शन को सेम बना लेते हैं। ऐसा कर देते हैं कि ये 2 एम्पियर इधर निकल गया, ऐसा कर दें, फिर छोड़ो, जैसा है उसी सिचुएशन में डील करते हैं। ये है हमारे पास में, तो अगर हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, कैसे निकालोगे? यहाँ ट्रायंगल लॉ के हिसाब से भी कैसे रिजल्टेंट निकालोगे? कोई बात नहीं, कंफ्यूजन लाजमी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके कोई बात नहीं, हम स्लो चलेंगे, कुछ मिस नहीं होने वाला। अगर वीडियो ज्यादा तो नहीं हो रही, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल, अब ठीक है? अब वीडियो ठीक है? यस सर। ठीक है, देखो जब ऐसी सिचुएशन को हम एक्चुअली प्रैक्टिकल मेजरमेंट में लेते हैं कि 2 वायर्स मिल रही हो घर में, देखो 2 वायर से करंट आ रहा है और तीसरी वायर से आप उसको बाहर निकाल रहे हो, तो क्या हो जाएगा? वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, या आपने डाला तो 4 निकलेगा 3 2 1, ऐसा नहीं होता है ना। मतलब वो जुड़ती हैं, रिजल्ट आपको कुछ देती हैं, 2 और 2 यहाँ पे 4 मिलता है, वेक्टर वैल्यू नहीं दे रहा है। तो एक तीसरा पॉइंट होता है जो वेक्टर्स में हम अक्सर मिस कर जाते हैं, वो तीसरा पॉइंट है कि वो वेक्टर लॉ को फॉलो करे, लॉज ऑफ वेक्टर की, जैसे एडिशन की जो लॉज होती है उन्हें फॉलो करे, ये फॉलो नहीं करता। तो करंट आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर।
ऐसी कई और क्वांटिटीज आती हैं जिसमें डायरेक्शन होती है, जैसे टाइम है हमेशा आगे ही बढ़ता है, डायरेक्शन उसकी है और मैग्नीट्यूड भी है। स्टिल उसमें जो एडिशन है वो वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता, एल्जेब्रिकली एडिशन हो जाता है, 2 2 4 5 6 जुड़ता चलता है, राइट। पहला बेसिक डिफरेंस क्या आ गया वो समझ में आया? जो हम जनरल वेक्टर्स को पढ़ते हैं उसमें एक डायरेक्शन के अलावा तीसरा पॉइंट आता है, वो तीसरा पॉइंट है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे तो ही वो वेक्टर है। अब ये पॉइंट बताने का मेरा मेन मकसद था, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हमें वेक्टर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। और टॉपिक क्या है? हमने अब तक किया दो चार्जेस के लिए फोर्सेस पढ़े हमने, कि अगर दो चार्जेस हों तो एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएंगे, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे और उनका अमाउंट कितना कितना होगा, एग्जैक्टली इक्वल और अपोजिट, ये हमने देख लिया। अब अगर हमारे पास में काफी सारे चार्जेस हो गए, इतने सारे चार्जेस इस ओर हैं, इतने सारे चार्जेस इस ओर हैं, और ये बीच में एक हमारा चार्ज है जिसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज का मतलब जिस पे आप किसी भी एक्सपेरिमेंट के नतीजों को देखना चाह रहे हैं। बहुत ही स्मॉल चार्ज होता है, नेग्लिजिबली स्मॉल चार्ज। तो हम यूं कंसिडर करेंगे कि ये इन पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, नेग्लिजिबली स्मॉल चार्ज हमने लिया और इस पे फोर्स तो लगेंगे पर ये किसी और पे फोर्स नहीं लगाएगा। जैसे रस्सा कस्सी का गेम खेला हो आप लोगों ने, टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर के अंदर क्या होता है, दो टीम्स होती हैं, Yes. एक रस्सी को खींचते हैं। किसी ने नहीं खेला क्या? यस सर। यस सर, चलो अच्छा, यस खेला सर, है। देखा है। Yes, sir. हाँ ठीक है। तो जब इस टग ऑफ वॉर गेम के अंदर क्या होता है, अगर मान लो बोथ साइड से एक एक इंडिविजुअल खींच रहा है, ठीक है, इक्वल हो गया, एक साइड से दो खींचने लग गए और इस साइड से भी दो, फिर इक्वल हो गया, तीन तीन, फिर इक्वल हो गया, एक और मान लो एक अनइक्वल फोर्स लग जाए और वो दूसरी ओर शिफ्ट होने लग जाता है। क्या ऐसी सिचुएशन में एक इंडिविजुअल जो फोर्स लगा रहा था वो कम या ज्यादा हो जाता है? बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं भाई? एक रस्सी को खींचने वाले दो लोग हैं दोनों ओर से, दो की सर जगह रुक गई थी। वीडियो रुक गई थी। सर आवाज Yes, कट sir. रही है बीच बीच में। यस सर, आवाज कट रही है। एक सेकंड रुको, मैं नेटवर्क चेंज कर देता हूँ। स्पीड तो ठीक आ रही है भाई, ज्यादा कट रही है क्या साउंड? सर आपकी बैंडविड्थ स्लो दिखा रहा है। यहाँ तो हाई दिखा रहा, 150 प्लस स्पीड है भाई। मैं नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ। अब ठीक है? फिलहाल तो ठीक है सर। फिलहाल ठीक है, ओके चल। तो टग ऑफ वॉर गेम के अंदर चाहे इंडिविजुअल्स कितने बढ़ जाएं या कितने कम हो जाएं, एक इंडिविजुअल जो फोर्स लगा रहा है वो कम तो नहीं करेगा अपने फोर्स को बीच में, तो वो तो पूरा जोर लगाएगा, जीतना है उसको। रस्सी को अपनी ओर खींच के रखने के लिए वो अपनी जितनी कैपेबिलिटी है उतने फोर्स के साथ में रस्सी को अपनी ओर खींच के रखेगा। दोनों टीमें ये काम करेंगी। वीडियो रुक गई। फिर रुक गई। वीडियो यस सर। क्या प्रॉब्लम है? स्पीड तो ठीक दिखा रहा है यहाँ पे। क्या है? अब ठीक है? सर अभी तो ठीक है सर, लेकिन अभी ठीक है। अरे जो ब्लैक बोर्ड पे बना रखा है एक बार दोबारा बता दो। अभी तो जस्ट इसको दोबारा बताऊंगा ही। अभी सिचुएशन समझो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। हमारे पास चार्जेस की जगह लोग खड़े हैं, चार्जेस को एक बार भूल जाओ। कई सारे लोग एक रस्सी को दोनों साइड से खींच रहे हैं, ठीक है। मैं इधर की ओर 10 लोग बढ़ा दूं या दूसरी ओर 10 लोग कम कर दूं, फिर जो एक इंडिविजुअल फोर्स लगा रहा है वो कम नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला? उसका तो मकसद ये, हाँ ठीक है उस ओर से कम हो गया, कोई नहीं, मैं तो अपना जोर पूरा लगाऊंगा, जीतना है। ये बात ठीक है? यही करते हैं, गेम का मकसद ये होता है।
अब यहाँ Yes, जो मैं sir. दिखाना चाह रहा हूँ, सर हाँ सब खींचते हैं और फोर्स चेंज नहीं करते, एक इक्वल अमाउंट में फोर्स है, चाहे 10 लोग लगाएं चाहे 100, हर इंडिविजुअल जो फोर्स लगा रहा है वो उन पे डिपेंड नहीं करता कि बाकी लोग कितना लगा रहे हैं नहीं लगा रहे, हम तो अपना मैक्सिमम लगाते हैं। सेम वही काम यहाँ होता है। अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये कई सारे चार्ज पड़े हुए हैं, तो इसको नाम दे देता हूँ Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, ये 6 चार्जेस मैं दिखा रहा हूँ। आप इसमें अज्यूम कर रहे हो कई सारे हैं, कहीं पे Qn भी पड़ा होगा, ठीक है। काफी सारे चार्जेस का एक सिस्टम है जिसमें n चार्जेस हैं, ठीक है, मैंने सब शो नहीं किए, n चार्जेस हैं। हर चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा इस टेस्ट चार्ज पे, जिसको मैं कह देता हूँ Q0। जनरली हम यही नोटेशन लेंगे टेस्ट चार्ज के लिए। सब विजिबल है बोर्ड का? नो सर, थोड़ा थोड़ा विजुअल है। ठीक है, ब्लर है सर स्क्रीन। कल स्क्रीन तो ठीक थी ब्लर है। वीडियो, कल ठीक थी, यस सर। आज ब्लर है। यस सर, कल तो ठीक। रुको, अब ठीक है क्या? ठीक है यस सर। सर। वो नेट कनेक्शन की वजह से बीच बीच में थोड़ा बहुत आ जाता होगा ऑल्ट्रेशन, अदरवाइज अब देखो सिचुएशन क्या है। n चार्जेस के, रुकेगी सर वीडियो। जब ठीक हो जाए बीच बता में देना, रुके रहे। जब रुक जाए तो बता देना, मतलब ठीक हो जाए वीडियो तो ऑल्ट्रेशन ना आए तो। सर एक बार ठीक हो जाती है सर पर ये वीडियो तो स्टेबल नहीं सही होती आ रही है सर, सर। फ्लक्चुएट ऑडियो आप कट कुछ रही है। बोलते तो हाँ स्ट्रक हो जाते हैं सर बीच बीच में, ओके अटक से जाते हो बीच बीच में। चलो ठीक है, उसका अभी तो फिर नेट भी ठीक चल रहा है भाई। कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं धीरे धीरे, क्या पता प्रॉब्लम ये ठीक हो जाए। स्टार्ट करते ठीक है हैं सर, इसको, continue चालू करते रखते हैं। देखो हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है Q1 से लेकर के Qn चार्जेस। दो चार्जेस के लिए हमने फोर्स डिस्कस कर लिया, पर अगर दो की जगह 200 चार्जेस हों, 2000 चार्जेस हों, उनका भी फोर्स कुछ ना कुछ लगता होगा एक बॉडी पे। हमने एक बॉडी नहीं पॉइंट चार्ज लिया है, दैट इज अ टेस्ट चार्ज, उस पे हम इसका इम्पैक्ट देखना चाहते हैं। सेम वही सिचुएशन होगी जो टग ऑफ वॉर के केस में होती है, रस्साकसी में होती है, कि हर एक चार्ज इसको या तो धकेलना चाहेगा या अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। कुल मिला के ऐसा एक फोर्स अप्लाई करेगा, चाहे इधर या इधर कहीं भी करे। अगर सबका साइन एक बार के लिए सेम है तो हम इस तरीके से मान लेते हैं कि ये भी इससे फोर्स लगाएगा, ये भी इससे फोर्स लगाएगा, सब फोर्स लगाएंगे, ये भी और ये भी। फोर्सेस को नाम दे दें F1 या F0 पे लग रहा है ड्यू टू 1, F0 पे लग रहा है ड्यू टू 2, और ये भी F0 पे लग रहा है ड्यू टू 3, F0 ड्यू टू 4, और ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। सिमिलरली F ये भी लग रहा है नॉट पर हमारे टेस्ट चार्ज पे ड्यू टू 5, F0 ड्यू टू 6, F0 ड्यू टू nth चार्ज। अब देखो मेन चीज यहाँ पे जो ध्यान देने वाली है, कितने ही चार्ज हों, ये जो एक फोर्स लग रहा है ड्यू टू Q1, वो डिपेंड नहीं करता Q2 कितना फोर्स लगा रहा है या फोर्स नहीं लगा रहा है। सारे फोर्सेस आपस में कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। एक चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो दूसरे चार्ज की वजह से लगने वाले फोर्स पर डिपेंड नहीं करेगा। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई यस सर। कि एक चार्ज, हाँ, एक चार्ज जितना भी फोर्स लगा रहा है वो दूसरे चार्ज पर इंडिपेंडेंट है। दूसरा चार्ज या तीसरा चार्ज, चौथा चार्ज, उन सब चार्जेस के फोर्सेस का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो एक लॉ यहाँ पे आती है, प्रिंसिपल है, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन
पोजीशन। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? इसकी डेफिनेशन लिखो, फिर इसको समझाता हूं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू a system of charges due to a system of charges is the vector sum of the forces due to individual charges. इसी बात को मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखें तो क्या बनता है हमारे पास में कि जो टोटल फोर्स लगेगा ऑन द टेस्ट चार्ज Q नॉट, चाहो तो इसको F कह दो वरना F नॉट कह दो, मर्जी है। टोटल फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज is given by the vector sum of the forces due to first charge, due to second charge, due to third charge up to so on। जितने भी चार्जेस हैं उनकी वजह से जो फोर्स लगेगा उन सब का वेक्टर एडिशन कर दो, नेट फोर्स आ जाएगा। फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, कई सारे चार्जेस की वजह से किसी एक चार्ज पे जब हम फोर्स निकालेंगे तो ये फोर्स सारे फोर्सेस का सम है। और सबसे खास बात, ईच एंड एवरी फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फोर्स। यहां तक ये प्रिंसिपल समझ में आया क्या कहना चाहता है? Yes, sir. यस सर। तो अगर आपके पास में एक सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, मान लो 3 चार्जेस मिलके एक चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं, 10 चार्ज मिलके लगा रहे हैं, 2 लगा रहे हैं, 3 लगा रहे हैं, उस सिचुएशन में आपने अगर उस पर टोटल फोर्स निकालना है कि वो बॉडी कहाँ जाएगी या कहीं नहीं जाएगी, तो आपने क्या करना पड़ेगा? सारे फोर्सेस का वेक्टर सम करना है। यहाँ हमें वेक्टर की रिक्वायरमेंट है। यहाँ से हमारा फिर आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स, और फिर इससे बेस हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। Each force is independent of other forces. हो गया सर। सबने नोट कर लिया? Yes, यस sir. सर।
ओके, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहां से हमारा वेक्टर वाला पार्ट स्टार्ट होता है। तो वेक्टर क्या क्वांटिटी है? पॉइंट नंबर 1 इसका मैग्नीट्यूड होता है, पॉइंट नंबर 2 डायरेक्शन होती है, और पॉइंट नंबर 3 इट ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये 3 कंडीशन जो चीज फॉलो करे वो वेक्टर है। तो अब देखो, हमारे पास सिचुएशंस हो सकती हैं, जैसे ये मार्कर पेन है, इसके पास 2 एंड्स हैं। अगर ये पूरी बॉडी सिंगल बॉडी हम अज्यूम कर रहे हैं और इस पे दोनों एंड से इक्वल फोर्सेस अप्लाई हो जाएं, क्या रिजल्ट मिलेगा? 0 मिल जाएगा अगर फोर्सेस इक्वल हैं। पर हम जब जनरली बात करते हैं रिजल्टेंट निकालने की, तो हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। आपसे बोला आपके पास 2 और 2 हैं, रिजल्टेंट बताओ क्या होगा? तो हम क्या करते हैं? तो ये आपके पास कोई चीज 2 किलो आलू है और 2 किलो प्याज है, टोटल आपके पास मटेरियल कितना है आपसे पूछें? 4 जोड़ किलो। देंगे सर। 4 किलो। हम डायरेक्टली जोड़ देते हैं। सिमिलरली यहाँ जब मैं कह रहा हूँ फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स इसको खींचना चाह रहा है इधर, एक फोर्स खींचना चाह रहा है इधर, और दूसरा फोर्स खींचना चाह रहा है इधर। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे फोर्स की, 2 न्यूटन, ये भी 2 न्यूटन। तो अब भी तो हमें जोड़ना ही चाहिए ना, यानी कि 2 + 2, बट डायरेक्शन है। वेक्टर के लिए हम ये नोटेशन लेते हैं। अभी हमें जोड़ना चाहिए, जोड़ना चाहिए कि नहीं? यस सर। यस सर। जोड़ना चाहिए, लेकिन जोड़ने के बाद जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो अलग आ रहा है। इस बार 0 हो गया। इसका ऑपोजिट केस लेते हैं। पॉइंट यही है, इस पॉइंट पे एक फोर्स इधर लगा और दूसरा भी इधर ही लग गया। ये भी 2 न्यूटन था, दूसरा भी 2 न्यूटन है। अब की बार सिचुएशन क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगा सर, 4 इस न्यूटन। बार भी अगर हम करते तो वही है, 2 + 2, पर नतीजा इस बार अलग आ रहा है। इस बार 4 हमें वैल्यू दे रहा है। कुछ रिजल्ट आया और काफी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आया। देखो यही वेक्टर का बेसिक मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन मैटर कर रही है, किस और डायरेक्शन हो रही है उसके हिसाब से आपके नतीजे अलग अलग आ रहे हैं। सिमिलर एक और केस ले लो, अगर यही 2 फोर्सेस हैं, एक इस ओर लग रहा है और एक उस पे ठीक 90 डिग्री पे लग रहा है। 2 फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ठीक 90 डिग्री पे लग रहे हैं। अब भी रिजल्ट आएगा, ये इसको आगे खींचना चाह रहा है और दूसरा फोर्स इसको ऊपर लेके जाना चाह रहा है। नतीजा √8। ये बीच में आ जाएगा क्या? हाँ, वैसे कहें तो वो बात भी ठीक है। ये ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, बीच में कहीं पे रह जाएगा। भाई जाना इसको ऐसे था, इसने ऊपर खींच लिया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, खींचे जा रहा है, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा। ये पॉइंट क्लियर? भाई दोनों फोर्स लग रहे हैं, इधर भी लग रहा है और इधर भी लग रहा है, तो जाना तो इधर चाह रहा है पर इधर भी जाना चाह रहा है, तो दोनों की बजाय बीच में निकल पड़ता है। ये बात समझ में नहीं आई तो बताओ। आ गया इतना ना? अब देखो, हम इन जनरल जो अब यहाँ पे जो हम आगे जितने भी केसेस करेंगे वहां पे एंगल्स का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और उसके लिए अब हम आगे इस सिचुएशन से ही जुड़ते हैं कि अगर 2 फोर्सेस हैं हमारे पास में, वेक्टर्स अगर हम बात करें, एक वेक्टर है ऐसे और दूसरा वेक्टर भी ऐसे ही है, तो वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों जाना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ देखो, अगर ये दोनों लाइक वेक्टर्स हैं या अनलाइक वेक्टर्स हैं, रिजल्टेंट 0 हो सकता है कभी भी इनका। मतलब अगर इनका अमाउंट अलग अलग है, हमने कह दिया ए और बी इनका अमाउंट है, सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, इनका रिजल्ट कभी भी 0 आएगा? नो सर। कभी 0 नहीं आएगा, कि दोनों एक ही ओर जाना चाह रहे हैं तो दोनों साथ हो जाएंगे।
लेकिन सिमिलर सिचुएशन हो जाए अगर एक तो इधर जाना चाह रहा है बट दूसरा उसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है और दोनों अनइक्वल है, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों अनइक्वल वेक्टर हैं, अब की बार जो रिजल्ट आएगा वो इनके डिफरेंस के बराबर होगा, क्योंकि एक आगे खींच रहा है एक पीछे, डिफरेंस के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे हो रहा था, रिजल्ट आपको मिल रहा है डिफरेंस के जैसा दिख रहा है, हम कर तो एडिशन रहे थे पर नतीजा 0 मिल रहा था। यहाँ पे भी करेंगे एडिशन ही, बट देखो डायरेक्शन का फर्क है तो डायरेक्शन को सेम बनाएंगे, डायरेक्शन को सेम बनाते हैं वेक्टर्स के केस में। तो अगर बी इधर जाना चाह रहा है, मैं इसको पलट दूं, इसकी डायरेक्शन को पलट दें, तो बी ना रह के वो क्या हो जाता है, माइनस ऑफ बी या नेगेटिव ऑफ बी बोलते हैं इसको। ये पॉइंट ठीक है कि हम वेक्टर्स को जब जोड़ते हैं तो उनकी डायरेक्शन को सेम बना लेते हैं, और जब जोड़ेंगे तो रिजल्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं तो a माइनस बी आ रहा है। ठीक है, ये तो लीनियर वाले केसेस हैं अभी हमारे पास में, लेकिन जैसा हम करें कि एंगल्स का भी केस हो सकता है, सिमिलर केस लेते हैं। अगर एंगल हो दो वेक्टर्स के बीच में तो वहां से हमारे पास में सिचुएशन थोड़ी अलग आएंगी। अब तो ये वेक्टर है a और ये वेक्टर्स हैं b, दोनों वेक्टर्स के बीच में कोई एंगल है, कोई भी एंगल है थीटा। अगर हम डायरेक्ट एक लॉ यूज करें दैट इज ट्रायंगल्स लॉ, तो इसमें हमें एंगल का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर अगर हम लगाना चाहते हैं तो वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या कहती है, किन्हीं भी दो वेक्टर्स को आप ले लो जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं अब ये दो वेक्टर्स, इनका रिजल्टेंट अगर हमें लेना है तो एक ट्रायंगल बनाओ। कैसे बनाएंगे, एक के ये कनेक्शन कर दो, चलो डायरेक्शन का फर्क कर लेते हैं एक बार, चलो ये बी इधर है और ये उधर है, एक के हेड को दूसरे की टेल के साथ में कनेक्ट कर दिया, एक के हेड को दूसरे की टेल के साथ में कनेक्ट कर दिया ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये बात नहीं समझा पाया मैं ना। देखो ट्रायंगल बना रहे हैं हम, दो वेक्टर्स हैं हमारे पास में, एक इस ओर आ रहा है दूसरा इस ओर जा रहा है, एक ऑर्डर में है और कोई एंगल बना रहे हैं आपस में, तो हम एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं, एक और साइड ड्रॉ करते हैं जो कि एक की टेल और दूसरे के हेड से कनेक्ट करेगी, और ये जो साइड है ये ही साइड रिजल्टेंट वेक्टर देगी। रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ रहा है, a प्लस बी। अगर हम वेक्टर्स को लेकर के एक ट्रायंगल बनाएं तो वो वेक्टर्स जो एक ही ऑर्डर में है, बी ए एक ही ऑर्डर में आ रहे हैं, इन दोनों का सम जो इनके ऑर्डर में नहीं है उसके बराबर आएगा। ये रिजल्टेंट वेक्टर है, हमने कल यूज किया था कूलम्स लॉ के अंदर, जब हम पोजीशन वेक्टर फॉर्म में आ रहे थे और वेक्टर फॉर्म में भी थे, वहां पे हमने ये रूल यूज किया था। इसमें कोई डाउट? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसके अंदर अभी हमारे पास सिर्फ रिजल्टेंट वेक्टर आया है और उसका मैग्नीट्यूड नहीं आया। हमारे पास अभी वेक्टर की फॉर्म में ही आया है, उसका मैग्नीट्यूड नहीं आया है। देखो आगे सिचुएशन दिखाता हूं पहले मैं। अगर हमारे पास ये तो सिंपल अभी दो ही वेक्टर्स थे, अगर हमारे पास में कई सारे वेक्टर्स हो जाते हैं, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है, ये चौथा वेक्टर है, ये पांचवा वेक्टर है और ये छठा वेक्टर है। डायग्राम ये क्लियर दिख रहा है क्या? यस सर। ये डायग्राम ठीक है। देखो तो अब यहाँ पे भी इनको भी नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई और ये एफ वेक्टर। अगर हमारे पास एक कई सारे नंबर ऑफ वेक्टर्स हों जो एक लूप बना रहे हो, पॉलीगॉन बना रहे हैं अभी, क्योंकि मोर देन इसमें 3 से ज्यादा साइड्स हो गई, 2 से ज्यादा साइड्स हो गई, तो ये पॉलीगॉन है। यहाँ पे जो लॉ लगती है हम उसे कहते हैं पॉलीगॉन लॉ। बात वही है, सेम सिचुएशन है जो ट्रायंगल लॉ में थी। इसके अंदर भी क्या होता है, वो वेक्टर्स जो एक ही ऑर्डर में हैं उन सबको लो, ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी ई, एफ का ऑर्डर चेंज कर दो, किसी भी एक का ऑर्डर चेंज कर दो, तो जिसका ऑर्डर अपोजिट आएगा, इस पॉइंट को थोड़ा सा अलग दिखा देते हैं, जिस वेक्टर का ऑर्डर अपोजिट है वो रिजल्टेंट वेक्टर।
और होगा किसके बराबर, सबके सम के बराबर होगा, बट वेक्टर सम ए बी सी डी ई। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर क्या कहती है, सेम सिचुएशन जो ट्रायंगल लॉ में थी, जो वेक्टर सेम ऑर्डर में है उनका सम जो अपोजिट ऑर्डर में है उसके बराबर आएगा, वही सेम सिचुएशन पॉलीगॉन लॉ में है। इसको प्रूव कर सकते हैं हम, इसका प्रूव कर लेते हैं चलो साथ में। किसी को कोई डाउट यहाँ तक तो नहीं है ना अभी, इसका प्रूफ साथ में करके दिखा देता हूं मैं, यही सिचुएशन होगी। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। नहीं है ना। देखो अब यहाँ सिचुएशन देखो, a प्लस बी, यहाँ पे मैंने एक छोटा ट्रायंगल बनाया अपनी ओर से, ट्रायंगल लॉ होल्ड कराएंगे। a b किसके बराबर आ गया, ac वेक्टर के। a प्लस बी इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, Yes, होना sir. चाहिए, होना चाहिए। तो इसको हम लिख देंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये हो गया। तो अब ये वेक्टर हो गया a प्लस बी और फिर ये c, दोनों का ऑर्डर सेम, ये तीसरा बना दो a प्लस बी प्लस सी, ये इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सेम वही चीज हम बार बार फॉलो कर रहे हैं, ट्रायंगल लॉ को बार बार लगा रहे हैं। देखो यहाँ a प्लस बी इसके बराबर हो गया, a प्लस बी प्लस सी इसके बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया d, फिर से इनको जोड़ दो, a प्लस बी प्लस सी प्लस d, ये जो हमारा AE बना ये क्या बन गया, a प्लस बी प्लस सी प्लस d। ये नहीं समझ में आ रहा तो डायग्राम को बड़ा कर देता हूं मैं। आ गया सर, समझ में। आ गया ना, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और फिर ये e, a b c d e इज इक्वल्स टू f, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर। हमारा ये ज्यादा यूज नहीं होगा, बट स्टिल एक बार समझने के लिए है कि जो ट्रायंगल लॉ है वही आगे बढ़ती जाती है, कोई बड़ी से बड़ी शेप भी बने तो वहां पे भी यही लॉ होल्ड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है जो हमें बार बार यूज में आएगी वो है पैरेललोग्राम लॉ, क्योंकि वहां से हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा। जो यहाँ पे हमें सिर्फ मिल रहा है रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं मिल रहा। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, देखो यही सेम सिचुएशन ले लो, एक वेक्टर है a, वेक्टर a और दूसरा वेक्टर है b, वेक्टर b, इनके बीच में कोई एंगल है थीटा। ठीक है, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से थोड़ा बड़ा बना दो। ओके, विजिबल नहीं है, ये पॉलीगॉन वाला पार्ट मिटा दूं? यस सर। Yes, sir. ये एक वेक्टर है a, ये दूसरा वेक्टर है b, हमें इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहती है, कोई भी दो वेक्टर्स किसी एंगल थीटा पे अगर अलाइंड हैं, कोई भी दो वेक्टर्स अगर आपस में कोई एंगल थीटा बना रहे हैं, 90 भी हो सकता है, उसके अलावा कोई भी एंगल हो सकता है, किसी एंगल थीटा पे यदि अलाइंड हो तो इनसे एक पैरेललोग्राम बना लो। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, मैं इसको सॉलिड पार्ट में दिखाता हूँ। इसके पैरेलल एक लाइन है, इसके पैरेलल एक लाइन है। अब देखो अगर ये बी है तो ये भी कितना हो जाएगा, बी। ये भी है तो वो भी है, एग्जैक्टली सेम पैरेलल किया हमने। ठीक है ना, ये भी तो ये भी। और ऐसी सिचुएशन में अगर हम पैरेललोग्राम बनाते हैं तो जो डायगोनल होता है इस पैरेललोग्राम का, जो ये डायगोनल होगा, दिस डायगोनल विल गिव द रिजल्टेंट वेक्टर। अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स किसी एंगल थीटा पे अलाइंड हैं तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहती है कि इन दोनों वेक्टर्स का जो इनिशियल पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, वहां से डायगोनल ड्रॉ करो, द डायगोनल विल गिव द रिजल्टेंट वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ। अब देखो यहां से अभी भी फिर से मेरे पास आर तो आ गया,
और ये रिजल्टेंट वेक्टर देखें तो किसके बराबर आएगा अब बी, ये ए ही है। देखो यहाँ पे भी ट्रायंगल लॉ वाली बात वही है, बी प्लस ए इज इक्वल टू आर। अब भी अगर हम लेते हैं आर किसके बराबर आ रहा है, बी प्लस ए, आर इज इक्वल टू बी प्लस ए। यहां से हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं। देखो आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, लेंथ कितनी होगी। आर के मैग्नीट्यूड को अगर हम दिखाएं तो आर से डिनोट कर रहा हूं मैं, आर का मैग्नीट्यूड, बी से डिनोट करेंगे बी का मैग्नीट्यूड, ए से डिनोट करेंगे ए का मैग्नीट्यूड। टाइम लास्ट का 1 मिनट बचा है भाई। ओके, यहीं से आगे अभी कंटिन्यू करेंगे। 10 मिनट का ब्रेक ले लो, 10 मिनट के बाद इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, टाइम कंप्लीट होने वाला है, हाँ चलो ठीक है, अभी दोबारा कंटिन्यू करते हैं मीटिंग को आगे। सर कनेक्ट करो।